मेरी पैदाइश के वक्त ही मेरी माँ का देहांत हो गया था। कहते हैं मेरी पैदाइश बहुत मुश्किल से हुई थी। माँ का बहुत खून बह गया और वो चल बसी। मेरी दादी ने उसी दिन से मुझे मनूस कहना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी भी खामोश रहते थे, ना कभी प्यार से मुझे गोद में उठाया, ना कभी माथे पर हाथ रखा। बचपन में मेरी यादों में सिर्फ सन्नाटा, ठंडा रवैया और जहरीली नजरें ही हैं। जब मैं रोती तो दादी कहती, रोने से तेरी माँ वापस आ जाएगी। जिस दिन से तू पैदा हुई है, खुशियां ही खत्म हो गई हैं इस घर की। पिताजी ऑफिस से आकर सीधे कमरे में चले जाते। कभी कभी दादी मुझे जबरदस्ती उनके सामने ले जाती और कहती, यही है तेरी मनहूस औलाद, देख ले, इसके साथ ही तेरी बीवी चली गई थी। पिताजी की आंखों में दुख नहीं होता, बस खालीपन होता, जैसे मैं कोई जिंदा इंसान नहीं, कोई सजा हूँ। 5 साल की हुई तो एक दिन स्कूल से आते ही सुना कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी टांग पर गहरा जख्म था, फ्रैक्चर हो गया था और वे अस्पताल में भर्ती थे। मैं दादी के साथ गई। दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर बद्दुआ देना शुरू कर दी। जिस दिन तू पैदा हुई वो दिन हम पर भारी पड़ गया। अब तेरे ही बुरे साए की वजह से तेरे बाप की टांग टूट गई। पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। कुछ दिन के बाद फैसला हो गया कि मुझे मामा के घर भेज दिया जाएगा। मामा का घर यहाँ से थोड़ा बेहतर था। मामा का रवैया भी नरम था। वो कभी सिर पर हाथ फेरते, कभी मेरे लिए कुछ ले आते। लेकिन मामी का अंदाज शुरुआती दिनों से ही सख्त था। उन्होंने पहले दिन ही 2 टूक शब्दों में कह दिया था, हम पर कोई एहसान नहीं किया है, ये मनहूस बच्ची हमें दे दी गई है। अब ये यहाँ काम करेगी, वरना मैं इसे वापस भेज दूंगी। मैंने चुपचाप काम शुरू कर दिया। मामा छुपा कर कभी कभी मुझ खाने पीने की चीजें पकड़ा देते, या अगर मैं बीमार होती तो दवा ला देते। लेकिन मामी के सामने कुछ नहीं कहते। मैं दिन रात काम करती, कपड़े धोती, आंगन बुहारती और जब सब सो जाते तो खामोशी से कोने में बैठकर रोटी खाती। मेरी उम्र तब 12 साल की थी। जब मुझे अंदाजा हुआ कि मामी मेरे साथ जो कुछ करती हैं वो सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि जुल्म है, तब तक मैं यही समझती रही कि शायद ये सब मेरी किसी गलती की सजा है। शायद मेरी माँ की मौत मेरे गुनाहों की वजह से हुई है। शायद दादी ठीक कहती थी कि मैं मनहूस हूँ। लेकिन जब बात सिर्फ तानों तक नहीं रही और शरीर पर नीले निशान पड़ने लगे, तब मेरे मासूम मन को भी समझ आ गया कि मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ, वो भी बिना तनख्वाह की। मामा अक्सर बाहर रहते, कभी काम के सिलसिले में, कभी अपने किसी रिश्तेदार के पास। इसलिए मामी को ये सहूलियत रहती थी कि जब चाहे मुझे अकेला पीटने आ जाए। सुबह सवेरे सबके उठने से पहले मुझे जगा दिया जाता। मामी की बेटियों के कमरे की सफाई, उनके कपड़े प्रेस करना, सैंडल साफ करना और नाश्ता तैयार करना, ये सब मेरा ही काम था। एक दिन मैंने चूल्हे पर दूध रखा और जरा सा पानी लेने को पीछे मुड़ी, दूध उबाल कर नीचे गिर गया। उसी पल मामी किचन में आई और एक लम्हा गवाए बिना मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। तू हमें भूखा मारेगी? अपनी माँ को तो पहले ही खा गई, अब हमें भी मारने आई है। मैं चुपचाप बर्तन धोती रही, आंसुओं को पी गई। ये पहली बार नहीं था। अक्सर ऐसा होता था कि छोटी छोटी बातों पर मुझे मार पड़ती थी, वो भी सबके सामने। एक बार उनकी बड़ी बेटी की सैंडल गायब हो गई। मामी ने सबके सामने मेरे बाल पकड़कर कहा, चोर है ये लड़की, हर चीज पर इसकी मनहूस नजर है। मामा कभी कभी चुपचाप मेरे जख्म देख लेते थे तो कभी आंखें चुरा लेते, लेकिन मामी के सामने बोलने की हिम्मत उनमें भी नहीं थी। एक दिन मैं तेज बुखार में तड़प रही थी, शरीर गर्म, बदन में दर्द, सांस तेज। मैंने मामी से कहा, मुझे बुखार है, क्या मैं थोड़ी देर लेट जाऊं? वो गुस्से से बोली, बुखार है तो मर जा जाकर, यहाँ नहीं कोई तुम्हारे नखरे उठाने वाला। और फिर इतना भी चैन नहीं मिला तो उन्होंने मेरी कमर पर डंडा मारकर कहा, झाड़ू उठा और आंगन साफ कर। मैं झाड़ू लेकर उठी लेकिन गिर गई। मामी ने मुझे नहीं उठाया, ना ही पानी दिया। उनकी बेटी ने अंदर से झांक कर कहा, मम्मी ये सच में बीमार लग रही है। मामी ने हाथ के इशारे से चुप करवा दिया। ड्रामेबाज है ये, बचपन से ये यही सब तो करती है। इसी दौरान मोहल्ले में एक औरत का देहांत हो गया। लोग उनकी अंतिम विदाई में इकट्ठा हुए। मामी भी चली गई। उनके ना होने का फायदा उठाकर मैंने एक कंबल अपने ऊपर डाल लिया और आंगन में लेट गई। मामा आए तो मुझे देखकर चौंक गए। मेरे सर पर हाथ रखकर माथा देखा तो बोले, रश्मि तुम्हें तेज बुखार है। मैंने आंखें बंद करके कहा, पापा मुझे दवा दे दो, बस मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। मामा ने मुझे उठाकर अंदर लिटाया, दबा दी और कंबल में लपेट दिया।
वो दिन मेरे लिए किसी बहुत बड़े आशीर्वाद से कम नहीं था, लेकिन वो भी बस एक दिन के लिए ही था। अगले दिन मामी ने सबके सामने कहा, इस लड़की को अब सबक सिखाना होगा, ज्यादा सिर पर चढ़ रही है। उसी शाम मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया गया। न खाने को दिया गया न पानी। बाहर से दरवाजा बंद और मैं अंदर अंधेरे में बैठी चुपचाप दीवार के साथ लगकर रोती रही। ऐसे कई दिन गुजरे। कोई त्योहार आता तो मेरी जिम्मेदारियां दुगनी हो जाती और खुशी का एक पल भी नसीब न होता। मैं दूसरों के कपड़े धोती, प्रेस करती, मिठाइयाँ बनाती, लेकिन खुद सूखी रोटी पर गुजारा करती। इसी दौरान एक दिन खबर मिली कि मामी के पिता के एक दूर के रिश्तेदार का बेटा लंदन से आया है। वो कई सालों बाद वापस आया था, खूब गोरा, दुबला पतला, और खास बात ये कि वो बहुत ही खुशनुमा अंदाज रखने वाला इंसान था। उसका नाम कबीर था। घर में तो जैसे किसी त्योहार के जैसा माहौल हो गया। मामी की बेटियां दिन रात तैयार रहती, उसके आगे पीछे घूमती। कोई चाय लेकर आती तो कोई फल। हर कोई उसका ध्यान खींचने की कोशिश में लगा था। मैं हमेशा की तरह किचन में ही काम करती। सफाई, खाना पीना, सब बंदोबस्त मेरे ही कंधों पर था। कबीर जब पहली बार मुझे देखने किचन तक आया तो कहने लगा, आप ही रश्मि है ना, जिसके हाथ के खाने की सब तारीफ करते हैं। मैंने नजर झुकाकर सिर हिला दिया। उसी दिन दोपहर के खाने पर सब इकट्ठे थे। कबीर ने खाने का पहला निवाला मुंह में डाला और बोला, बहुत ही टेस्टी है, सच में आप काबिले तारीफ हैं। मामी की बेटियों के चेहरे पर नाराजगी उभर आई, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। अगले दिन जब मैं आंगन धो रही थी, कबीर पास आया और बोला, मैंने सुना है आपने कभी स्कूल भी देखा नहीं। मैंने कहा, मुझे मौका ही नहीं मिला। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, काश आपको पढ़ने का मौका मिला होता। आप में बहुत काबिलियत है। ये पहला मौका था जब किसी ने मेरे अंदर कोई खूबी देखी थी। उस दिन के बाद कबीर अक्सर मुझसे बात करने लगा। शुरुआत में मैं थोड़ी दूरी बनाकर रखती, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें, उसका मुझ पर ध्यान देना मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जगाने लगा। एक दिन कबीर ने मुझे किचन में अकेला देखा तो कहने लगा, रश्मि तुम सच में सबसे अलग हो। तुम्हारे अंदर वो बात है जो दूसरों में नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बर्तन धोती रही। मामी को ये सब महसूस होने लगा था। एक दिन उन्होंने मुझे डांट दिया, तेरी हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही रश्मि, तू हमारे मेहमान से बात मत कर, अपने काम से काम रख। मैंने सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। कबीर की मौजूदगी ने मुझे कुछ लम्हे सुकून के दिए थे, लेकिन मामी का रवैया अब और बिगड़ने लगा। वो मुझे हर छोटी छोटी बात पर डांट देती। कभी कहती, तू समझती है कि हमारा मेहमान तुझ पर मरता है, ये सब तेरा वहम है। कभी खाने में नमक कम होने का बहाना बनाकर वो बर्तन पटक देती, तो कभी नमक ज्यादा होने पर शोर करती। एक दिन कबीर की मौजूदगी में मामी ने सबके सामने कहा, ये लड़की अब कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, हमें पसंद नहीं। कबीर ने जवाब दिया, आंटी, रश्मि ने तो कभी बदतमीजी भी नहीं की, आप उस पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। मामी चुप हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में आज कुछ अलग था। मामी की बेटियां भी मुझसे नाराज रहने लगीं। वे सोचती थी कि कबीर का ध्यान सिर्फ मुझ पर ही क्यों है। एक दिन कबीर ने मेरे सामने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। मैं दंग रह गई। ये बात मामी ने सुन ली और गुस्से में भरकर वो किचन में आईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और स्टोर रूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर झाड़ू, चप्पल जो हाथ में आया मुझ पर चलाने लगी। मैं सिसक रही थी, लेकिन वे कहती रहीं, तू मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है, हमारी इज्जत खराब करेगी। वो लड़का तेरे जैसी लड़की को पसंद कर रहा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसके बाद मामी ने कबीर के पिता से बात की और उसे जबरदस्ती लंदन वापस भेज दिया गया। जाते वक्त उसने मुझे न देखा, न कोई संदेश दिया। मैं अपने शरीर के जख्मों के साथ आंगन में झाड़ू लगा रही थी और अंदर खामोशी फैली थी। उसी शाम मामी ने बताया कि मेरा रिश्ता तय हो गया है और अगले हफ्ते शादी है। किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया। मैंने जब पूछने की कोशिश की कि रिश्ता कहाँ हुआ है, तो सिर्फ इतना बताया गया कि एक सीधा साधा लड़का है, अच्छे शरीफ घर से है, काम काज करता है, बस कभी कभी थोड़ा बहुत बीमार रहता है। असल बात सबने छुपा ली थी, क्योंकि वो लड़का पूरी तरह से पागल था। कभी आवाज निकालता, कभी खुद से बातें करता, कभी चीजें तोड़ देता, कभी छत पर चढ़ जाता। मोहल्ले में ये बात पहले से ही सबको पता थी कि वो बचपन में गंभीर बुखार से पीड़ित हुआ था और तभी से ऐसा हो गया। शादी की तैयारी जल्दी की गई। सब कुछ पुराना था, जेवर, कपड़े,
नया कुछ नहीं दिया गया। जेवर के नाम पर एक हार और कांच की चूड़ियां मिली। कबीर से मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया। शादी के बाद जब मैंने उस लड़के को देखा तो उसके माथे पर एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कुराहट थी। कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए। मेरी आंखों में देखकर वो बोला, तुम मेरी हो, है ना? मैंने नजर झुका ली। मामा मुझे उसके साथ उसके घर छोड़ने आए। जाते वक्त उन्होंने मेरे हाथ में 100 रुपए रखे और बोले, रश्मि, खुद को मजबूत रखना, अब यही तुम्हारा घर है। मैंने वो पैसे समेटे और खामोशी से घर के दरवाजे पर दाखिल हुई। मेरी सास ने मेरा स्वागत किया। एक छोटे कमरे में ले गई, 4 पाई, पंखा और एक अलमारी। कहने लगी, रश्मि, मेरे बेटे की तबीयत नाजुक रहती है, कभी कभी कुछ अजीब कर बैठता है, तुम धैर्य रखना। मैंने सर हिला दिया। शादी वाले दिन शाम को जब मुझे मेरे पति संदीप के साथ कमरे में भेजा गया तो दिल की धड़कनें बढ़ गईं। हाथ पांव तो सही सलामत थे, लेकिन उसकी जुबान बहुत अजीब थी। कमरे में अंधेरा था। कोने में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। संदीप पहले से 4 पाई पर बैठा था, दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए, नजरें झुकी हुई। दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनकर उसने धीरे से सिर उठाया, मेरी तरफ देखा और फिर वही अजीब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। मैं एक पल को रुक गई। धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम बढ़ा ही रही थी कि फिर रुक गई। उसने कुछ देर मुझे देखा, फिर धीरे से उठकर मेरे पास आया। मुझे बहुत डर लग रहा था। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुका, फिर धीरे से बोला, तुम बहुत प्यारी हो, मुझसे मोहब्बत करोगी? उसकी आवाज में हकलाहट थी, लेकिन लहजा नरम था। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजरें झुका ली। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे हाथ से टकराई, मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं पीछे हट गया और 4 पाई पर जाकर बैठ गया। फिर अपनी दोनों हथेलियों से चेहरा ढक लिया और कुछ देर बाद लेट गया। अचानक पलटकर बोला, रश्मि, सोना नहीं, मुझे डर लग रहा है। मैंने जवाब में कहा, ठीक है। मैं कमरे के कोने में रखे स्टूल पर जाकर बैठ गई। रात का हर पल मुझे भारी लग रहा था। कमरे में खामोशी, उसकी सांसों की आवाज और मेरा डर। आंखें बंद करते ही अतीत की परछाइयां सामने आ जाती। मामी की मार, कबीर का चेहरा। कुछ देर बाद वो नींद में बड़बड़ाने लगा, कभी हंसता, कभी चौंकता, कभी मेरा नाम लेता। मैं उसकी हर आवाज पर घबरा जाती, लेकिन चुप रहती। दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। ये वो रात थी जहां 2 अजनबी एक ही छत के नीचे थे, लेकिन दूरी बहुत गहरी थी। सुबह होते ही मैं सफाई के काम में लग गई। वो जब सोकर उठा तो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैंने ना में सिर हिलाया, लेकिन जुबान से कोई वादा नहीं निकला। सास कमरे में आई तो पूछा, रश्मि, सब ठीक रहा ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वे बोली, मेरा बेटा अब तुम्हारे साथ थोड़ा घुल मिल रहा है, तुम उसके लिए एक दुआ के जैसी हो, बस सब्र रखो। दिन गुजरते गए। मेरे पति का रवैया कभी बहुत मासूम होता तो कभी अजीब। कभी दरवाजे पर खड़े होकर वो घंटों गाने गाता, कभी खुद से बातें करता, कभी मेरी तरफ देखकर बच्चों की तरह तालियां बजाता। जब भी उसे दौरा पड़ता वो बेकाबू हो जाता। एक दिन उसने पूरे कमरे की चीजें फैला दी, शीशे तोड़ दिए और मुझे घसीट कर बाहर निकाल दिया। सास ने आकर उसे दवा दी, तब वो शांत हुआ। फिर आकर मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा। रश्मि, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा हूं ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वो सोता रहा और मैं घंटों उसका चेहरा देखती रही। उसके चेहरे में मासूमियत भी थी और मुश्किल भी। शादी को 7 दिन हो चुके थे। मैं अब भी कमरे के दरवाजे के पास ही सोती थी। पति के साथ एक ही कमरे में रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उसकी हरकतें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। दिल, सब्र और हिम्मत तीनों जवाब देने लगे थे। सास ने मुझे हौसला दिया, रश्मि, तुम हिम्मत मत हारना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो तुम्हें अपना मानेगा, तुम उसकी जिंदगी की रोशनी बनोगी। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात वो अचानक मेरे पास आया और बाल पकड़ने की कोशिश की, फिर जोर से चिल्लाया, रश्मि, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मैंने खुद को पीछे खींचा तो वो हंसने लगा और 4 पाई पर कूदने लगा जैसे कोई बच्चा हो। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं रोती हुई सास के कमरे में आ गई। माँ जी, मैं नहीं रह सकती उसके साथ, मुझे वापस जाना है, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। सास चुप हो गई। उनकी आंखों में कुछ था, अफसोस, मजबूरी या शायद लाचारी। धीरे से बोली, बेटी, तुम्हारा दिल चाहे तो सुबह चली जाना, लेकिन अभी रात है, दरवाजे बंद हैं। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैंने 7 बजे इजाजत ली और अपना छोटा सा थैला बांध लिया।
अभी मैं दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि पीछे से मामी की चीख सुनाई दी। कहाँ जा रही है मनूस? मैंने नजर उठाकर देखा तो मामी दरवाजे से अंदर आ रही थी। चेहरे पर गजब की नफरत थी। हमने तुम पर एहसान किया और तुम बदले में भाग रही हो। मैंने धीरे से कहा, मामी मैंने सब्र किया, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन ये शादी मेरे बस की बात नहीं है। वो बीमार है, मैं घबरा जाती हूँ। अच्छा, बीमार है? मामी चिल्लाई। ये तो तुम्हें शादी से पहले भी पता था ना, अब बहाने बना रही हो। तेरी यही तो मुश्किल है, तू कभी सीधे रास्ते पर चल ही नहीं सकती। तेरी माँ भी इसी तरह एक दिन छोड़ गई थी इस दुनिया को, और तू भी उसी रास्ते पर है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने अपनी होठों को बंद रखा। मामी आगे बढ़ी और सबके सामने मेरे बाजू को जोर से पकड़कर खींचते हुए बोली, चल निकल यहाँ से, तेरा कोई अधिकार नहीं इस घर में। हमारे बेटे को खराब करने आई थी। हमें तो लगा था कि तू शायद संभाल लेगी, लेकिन तू तो खुद ही बिखरी हुई है। मेरी सास कुछ बोलने ही वाली थी कि मामी ने उनकी तरफ हाथ से इशारा किया। आप खामोश रहिए, आपकी ना ही नहीं तो इसे सर पर चढ़ा दिया है, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा। मामी ने मेरा थैला उठाया और जोर से मेरे सीने पर दे मारा। ले अपना सामान और निकल जा यहाँ से, अपने बाप के घर जा या जहाँ मर्जी, लेकिन यहाँ दोबारा नजर मत आना। हम तेरे जैसे एहसान फरामोश लड़की को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। संदीप अंदर से निकलकर मेरे पास आया और बोला, रश्मि तुम जा रही हो, तुम नहीं रहोगी मेरे साथ। मैंने उसकी तरफ देखा, वो वाकई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। शायद ये सच भी था, शायद सबसे ज्यादा मासूम वही था, लेकिन मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। मैं अब नहीं रह सकती थी। मैंने कहा, और बर्दाश्त मैं नहीं कर सकती। संदीप खामोशी से वापस पलट गया और मामी मुझे धकेलते हुए बाहर की दहलीज तक लाई। दरवाजा बंद हुआ और कुंडी लगने की आवाज आई। मैं बाहर थी, अकेली, इज्जत के नाम पर दाग लेकर, जो मैंने खुद नहीं लगाया था, जो वक्त ने मेरे माथे पर थूक दिया था। मैं मोहल्ले की गलियों में बिना किसी सहारे के चलने लगी। लोग देखते, पहचानते, सवाल करते और मैं नजर झुकाकर गुजर जाती। किसी के पास जवाब नहीं था, न मेरे पास शब्द बाकी थे। घर पहुंची तो दादी ने दरवाजा खोला, मुझे देखते ही थूक दिया, अब वापस आई हो? वो भी बस 7 दिन के बाद। क्या हुआ? वहां भी मनमानी फैला दी, मनूसियत फैला दी। मेरा बाप सामने ही बैठा था। एक नजर मुझे देखा और फिर अंदर चले गए, जैसे मैं कोई बोझ हूं जो फिर से उनके कंधे पर आ गिरा था। मैं कमरे के कोने में जाकर बैठ गई, थैला खोला, कपड़े निकाले और अपने बचपन के बिस्तर पर लेट गई। सन्नाटा छा गया। बाहर आसमान साफ था, सूरज चमक रहा था, लेकिन मेरे अंदर रात गहरी थी और मैं सोचती रही, क्या मेरी जिंदगी में कभी वो दिन आएगा जब दरवाजे बंद नहीं होंगे, जब किसी रिश्ते के लिए मुझे दर दर भटकना नहीं होगा? क्या मैं हमेशा इन्हीं दरवाजों से धकेली जाऊंगी? अगली ही सुबह मैंने वापस अपने ससुराल जाने का फैसला किया, क्योंकि उस घर के अलावा किसी भी घर में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं थी। सास और संदीप मुझे देखकर बहुत खुश हुए। सास को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था कि अब मेरी अर्थी इस घर से निकलेगी। एक दिन सास ने मुझे बुलाया, किचन में बिठाकर कहने लगी, रश्मि मैं जानती हूँ कि तुम पर बोझ है, लेकिन तुम ही हो जो मेरे बेटे को बेहतर बना सकती हो। तुम्हारी मौजूदगी से उसमें बदलाव आया है। पहले तो वो किसी को पहचानता भी नहीं था, अब तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, तुम्हारा इंतजार करता है। मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन दिल में सवाल थे। क्या एक जबरदस्ती की शादी, एक बोझ का रिश्ता कभी मोहब्बत में बदल सकता है? क्या एक पूरी तरह से पागल आदमी के साथ मेरी किस्मत जुड़ सकती है? क्या यही मेरी जिंदगी है? मेरा पति अब मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लाने लगा था, कभी कोई पुरानी घड़ी, कभी प्लास्टिक की अंगूठी, कभी एक पर्स। हर बार कहता, ये तुम्हारे लिए है, तुम सबसे अच्छी हो। मैं वो चीजें चुपचाप रख देती, न खुशी का इजहार करती, न शिकायत। उसके दिल को ठेस न पहुंचे, बस यही कोशिश होती। रात को जब वो पास आता तो मैं पीछे हट जाती। वो मुस्कुराकर कहता, रश्मि तुम्हारे पास बैठ जाऊं? तो मैं उसे बिठा लेती, लेकिन खुद कुछ दूरी पर रहती। एक दिन उसने मेरे सामने खड़े होकर कहा, रश्मि मैं अब अच्छा हो रहा हूं ना? तुम मुझसे मोहब्बत करोगी ना? मैंने सिर्फ इतना कहा, पहले खुद से मोहब्बत करो, फिर मुझसे करना। वो हंसने लगा, तालियां बजाने लगा और कहा, वाह ये बात तो मुझे समझ आ गई। फिर बच्चों की तरह भागकर दूसरे कमरे में चला गया। ये वो लम्हा था जब मेरे खौफ ज्यादा और बढ़ गया था, लेकिन उसमें कुछ नरमी शामिल होने लगी थी। उसका अंदाज,
उसकी मासूम बातें मेरी जिंदगी के अब खास हिस्से बन गए थे। लेकिन अंदर का डर बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहली रात को था। शादी के बाद उसमें भले ही बदलाव दिख रहा हो, उसका व्यवहार भी नरम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे उसके डर भी ज्यादा बढ़ रहे थे और हरकतें भी। वो कभी खुद को शीशे में देखकर हंसता, तो कभी दीवारों से बातें करता, कभी खिड़की से बाहर देखकर घंटों खामोश बैठा रहता। सास के बताए मुताबिक मैं दवा वक्त पर देती थी, उसका बिस्तर साफ रखती, कपड़े धोती, नहलाती। जब वो खुद को नहीं संभाल पाता तो मैं संभालती। एक रात उसे फिर से दौरा पड़ा। वो हंसने लगा और चीखने लगा। फिर अचानक मेरे बाल पकड़कर घसीटा। मैं जमीन पर गिर गई। उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तुम सब मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मार दोगी। सास दौड़ी आई, दवा पिलाई, तब जाकर वो चुप हुआ। सुबह जब होश आया तो मेरे पास घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। बोला, रश्मि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो मत, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे सिर्फ तुम याद हो। मैंने कुछ नहीं कहा, न शिकायत की। नहा धोकर चुपचाप उसका हाथ पकड़कर चारपाई तक लाई, दबा दी, फिर कपड़े धुलवाए और नाश्ता तैयार किया। वो मुझे देखता रहा, कुछ कहता नहीं था, बस नजरों से शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश करता। दूसरे दिन मैंने उसे फिर से दबा दी, लेकिन शाम को वो फिर से बिखर गया। इस बार उसने कमरे की चीजें उठाकर फेंक दी, पंखे की तार खींची और मुझे धक्का देकर कमरे से निकाल दिया। सास ने दोबारा जबरदस्ती से दबा दी। वो सो गया। मैंने सारी रात कमरे की सफाई की और फर्श पर सोती रही। अगले दिन वो उठकर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ा, माथे पर सर रखकर बोला, रश्मि मैं बीमार हूँ, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने उसके बाल सहलाए, लेकिन चुप रही। उसके पास मैं कभी नहीं गई और ना हाथ से आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे एहसास था कि वो कब किस रूप में बदल जाए कुछ पता नहीं। एक दिन दोपहर को जब मैं आंगन धो रही थी, वो आकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। अचानक पानी का जग उठाया और मेरे सिर पर डाल दिया, फिर ताली बजाई और कहा, रश्मि बारिश हो रही है, नाचो नाचो। मैंने हाथ से पानी साफ किया, उसे कमरे की तरफ धकेला और दबा देकर सुला दिया। जब वो सो गया तो मैंने अपने कपड़े बदले और चुपचाप आंगन में बैठकर सफाई करने लगी। सास ने कहा, रश्मि तुम वाकई में बहुत बड़े दिलवाली हो, जो सब कुछ इतने सब्र से बर्दाश्त कर रही हो। उसकी माँ होने के बावजूद मैं कई बार हार जाती हूँ, लेकिन तुम कई बार सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, भगवान ही मुझे हिम्मत दे रहा है। एक दिन वो घर से गायब हो गया। घंटों तलाश के बाद मोहल्ले के एक नुक्कड़ पर बैठा मिला, जहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी कमीज फटी थी, चेहरे पर धूल लगी थी, लेकिन आंखों में चमक थी। मुझे देखते ही दौड़ा और बच्चे की तरह गले लग गया। रश्मि मैंने तुम्हें देखा था आसमान में, तुम मेरे सपने में आई थी। मैं उसे घर ले आई, नहलाया, कपड़े पहनाए और उसके सो जाने तक लोरी सुनाती रही। कई बार उसने मेरे साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं पीछे हटती वो फौरन रुक जाता और बच्चे की तरह कहता, माफ कर दो, मैं अच्छा पति नहीं हूँ, मैं नहीं जानता क्या करना है। मैंने हमेशा उससे दूरी रखी, लेकिन उसकी तीमारदारी में कभी कमी नहीं आने दी। एक बार वो घर के आंगन में बैठा गुलाब के फूलों को देख रहा था। मैंने पूछा, क्या सोच रहे हो? कहने लगा, ये फूल भी तो कमजोर होते हैं, फिर भी खुशबू देते हैं। तुम भी ऐसी हो रश्मि, तुम मेरे लिए खुशबू हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ पानी का घड़ा भरकर उसके पास रखा। इस दौरान उसका इलाज भी जारी रहा। सास ने एक पुराने वैद्य के बारे में भी पता किया। मैंने वहां से भी दवा मंगवानी शुरू की। उनकी दवा वक्त पर देना अब मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। जैसे ही वक्त होता मैं उसे बुलाकर कहती, चलो दवा का वक्त हो गया है। वो भी चुपचाप खुशी से दवा खा लेता। कभी कभी जिद करता तो मैं उसका पसंदीदा गाना गाने लगती। वो मुस्कुराकर दवा निकाल लेता। उसकी हालत अब कुछ बेहतर हो रही थी, लेकिन कब दौरा पड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं थी। मैं हर दिन एक नए अंदाज में खुद को तैयार करती, कभी जज्बाती होकर, कभी पत्थर दिल बनकर। दिल में कई सवाल थे और सपने तो दफन थे, लेकिन जिंदगी अब उसके आसपास घूमने लगी थी। अब जब वो कहता, रश्मि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो मैं खामोश रहती। मोहब्बत का जवाब ना तो मैं इनकार करके दे सकती थी, ना हामी भर के, क्योंकि जो जिंदगी मेरे हिस्से में आई थी उसमें जज्बातों की कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। सिर्फ फर्ज था, बर्दाश्त थी और खामोशी थी। सास मेरे लिए अब एक साया बन चुकी थी।
हर उस वक्त जब वो पागलपन की हदों को छूता, मैं सास के पीछे छुप जाती। वो मेरे सामने आकर खड़ी होती और कहती, रश्मि, तुम कमरे से बाहर जाओ, मैं इसे संभालती हूँ। फिर वो अपने बेटे को नाम से पुकारती, उसके सिर पर हाथ फेरती, उसे शांत करती और दवा खिलाती। एक दिन वो सुबह सवेरे मेरे पास आकर बोली, बेटा, मैं माँ हूँ, जानती हूँ कि मेरा बेटा परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे सब्र से वो बेहतर हो रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए नरमी आ गई है, वो पहले जैसा नहीं रहा। मैंने सिर झुकाकर उनकी बात सुनी। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, तुमने जो बर्दाश्त किया है उसका फल तुम्हें भगवान जरूर देगा। अगर मेरे बेटे को तुम्हारे जैसी पत्नी ना मिली होती तो वो तो कब का पागल खाने में पड़ा होता। तुमने उसे प्यार से रखा, इज्जत दी, ये बहुत है। सास की उन बातों ने मुझे मेरी हर रोज की मेहनत का एक नया जवाब दिया था। हर रात जब मेरा पति सो जाता तो सास मेरे पास आकर बैठती, कभी मेरे सिर पर तेल लगाती, कभी मेरी कमर दबाने लगती और कहती, बेटी, तुम माँ बनने के काबिल हो, लेकिन पहले मेरे बेटे का पूरी तरह इंसान बनना जरूरी है। भगवान करे वो दिन भी दिखा दे जब तुम्हें अपनी जिंदगी का असली मतलब मिले। मैं उनकी हर बात दिल पर ले लेती। एक दिन मेरे पति ने गुस्से में आकर छुरी उठा ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रश्मि कहाँ है? वो झूठ बोलती है, वो मुझे मार डालेगी। मैं कमरे में छुप गई। सास बाहर निकली, उसके सामने खड़ी होकर बोली, अगर रश्मि को हाथ लगाया तो ये माँ मर जाएगी तेरे हाथों। वो एकदम ठहर गया, छुरी नीचे रख दी और रोने लगा। सास ने उसे गले लगाया, दबा दी और कमरे में ले जाकर सुला दिया। जब वो सो गया तो वो मेरे पास आई और बोली, बेटी, ये जिंदगी बहुत भारी है, लेकिन तुमने इसे निभाया है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सास मेरी माँ जैसी हो गई थी। मैं उनके लिए नाश्ता बनाती, चाय देती, दोपहर को उनके पांव दबाती और रात को दवा वक्त पर रखती। वो खुश रहती और कहती, रश्मि, तुम मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। भगवान करे तुम एक दिन खुशी से खूब हंसो, खिलखिलाओ, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। एक दिन सास को बुखार हो गया। मैंने डॉक्टर बुलाया, उन्हें दवा दी और उनके सिर पर गीला कपड़ा रखा। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे से बोली, अगर कभी मैं ना रहूं तो मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना, वो बहुत कमजोर है। तुम ही हो जिस पर वो भरोसा करता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनके माथे पर हाथ रखा और पट्टी रखती रही। अब संदीप के लिए मेरे दिल में डर की जगह जिम्मेदारी आ चुकी थी। सब कुछ उसके लिए मैं जिम्मेदारी से करती। अब जब वो चुप होता तो मैं धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरती। फिर उसे कुछ सुकून मिलता और वो मुझसे लिपट कर रोने लगता, कहता, रश्मि, मुझे माफ करना, मैं अच्छा पति नहीं हूँ। सास सब देख रही थी। एक दिन वो रोकर बोली, तुम्हारे जैसी बहू अगर हर घर में हो तो बिगड़े रिश्ते भी संवर जाते। एक दिन दोपहर के वक्त वो बाजार से पुराना सा पर्स ले आया, जिसे किनारा फटा था, रंग फीका था, लेकिन वो बच्चों की तरह खुश होकर बोला, रश्मि, तुम्हारे लिए लाया हूँ, देखो कितना प्यारा है। मैंने उसे धीरे से शुक्रिया कहा। कहने लगा, तुम इसमें कुछ खास चीज रखना, क्योंकि तुम खास हो ना। मैंने उसे ऊपर अलमारी में रख दिया। अंदर जाकर कुछ देखा नहीं। मुझे पुरानी चीजों में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी नीयत में जो खुशी थी, उसने मुझे वो पर्स संभाल कर रखने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद सास की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, बुखार, खांसी और कमजोरी। मैंने डॉक्टर को बुलाया, उन्हें दवा दी और परहेज करवाया। सारी रात मैं उनके सिरहाने बैठी रही, पानी पिलाया, दवा का वक्त याद रखा और सर पर गीला कपड़ा रखती रही। संदीप कोने में बैठा रोता रहा, बार बार कहता, माँ, तुम ठीक तो हो जाओगी ना? रश्मि, तुम इनका ख्याल रखोगी ना? मैंने कोशिश की कि उनकी तकलीफ कम हो, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह के वक्त जब मैं गर्म दूध लेकर कमरे में आई, वो चुप थी, आंखें बंद, चेहरा सुकून से भरा और हाथ सीने पर। मैंने उनकी नब्ज देखी, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया, कोई हरकत नहीं हुई। संदीप मेरे पीछे आया। जब अपनी माँ को ऐसे देखा तो दीवार से लगकर वहीं बैठकर चीखने लगा, माँ उठो, रश्मि ने खाना बनाया है, तुम खाओ कि नहीं? मैंने उसे संभाल लिया और खुद खामोश आंखों से माँ जी को देखती रही, जो अब मेरी नहीं रही थी। अर्थी की तैयारी हुई। मैंने खुद सारा इंतजाम किया। उन्हें जब आखिरी बार नहलाया जा रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन सास की आखिरी बातें याद करके मैं खुद को संभाल पाई। माँ जी के अंतिम संस्कार के बाद संदीप कई दिनों तक खामोश रहा। न खाना खाता था, न दवा लेता था, बस छत को देखता रहता। मैं नरमी से उसे समझाती, वक्त पर दवा देती,
वो धीरे धीरे कुछ नरम पड़ने लगा। एक रात उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रश्मि, माँ नहीं है अब, तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। मैंने पहली बार उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद से उसका रवैया बदलने लगा। वो ज्यादा खामोश, ज्यादा गंभीर हो गया। डर अब पहले से काफी कम हो गया था। बातचीत में नरमी आ गई थी। वो हर बात पर मेरी तरफ देखता, मेरी राय लेता और मुझ पर भरोसा करता। एक दिन सुबह मैं नाश्ता बना रही थी तो वो किचन में आया और बोला, रश्मि, तुम रोटी बनाती हो तो खुशबू आती है। दिल करता है हर वक्त तुम्हारे हाथ का खाना खाऊं। ये पहली बार था जब उसने खुशी से कुछ कहा था। मैंने उसे मुस्कुराकर देखा। कभी कभी वो मेरी साड़ी का पल्लू ठीक करता, कभी बालों में कंघी करता और कहता, रश्मि, अब तो तुम माँ के जैसी लगती हो। मैंने देखा कि वो बच्चों की तरह मुझे अपनी हर बात बताने लगा था। बाजार में क्या देखा, किसने क्या कहा, सपने में क्या आया, सब मुझे बताता। जब मैं उसकी बातें सुनती तो वो खुश हो जाता। सुबह जब मैं उसके लिए खाना लेकर आई तो वो अचानक मेरे पास आ गया। उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और कहा, रश्मि, ये तुम्हारे लिए है। मैंने हाथ बढ़ाया, डिब्बा खोला तो अंदर लाल रंग की चमकती हुई चूड़ियां थीं। वो कहने लगा, ये तुम्हारे हाथों में खनकेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, पहनो ना। मैंने चूड़ियां उठाई और पहन ली। उसकी आंखों में खुशी थी। फिर बोला, चलो आज बाहर चलते हैं, तुम्हारे साथ घूमने का मन है। मैंने उसे हैरत से देखा। उसने इससे पहले कभी भी खुद से बाहर जाने की इच्छा नहीं जताई थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं पर्स ले आती हूँ। अलमारी खोली, वही पुराना पर्स निकाला जो उसने मुझे दिया था। अब तक वो सिर्फ रखा हुआ था, मैंने खोला भी नहीं था। लेकिन जैसे ही जिप खोली, अंदर कुछ भारी महसूस हुआ। हाथ डाला तो एक लिफाफा निकला। खोला तो अंदर जेवर चमक रहे थे, खाली सोने की चूड़ियां, हार, झुमके और छोटे छोटे कंगन। नीचे कुछ डॉलर के नोट भी थे, साथ में एक पुराना रसीद वाला पर्चा जिस पर एक सुनार का नाम लिखा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। उन जेवरों में काफी वजन था और डॉलर भी किसी भारी रकम से कम नहीं थे। मैंने पर्स को दोबारा चेक किया, कोई और चीज नहीं थी। कमरे में वापस आई तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, ये सब कहाँ से आया? वो हंसने लगा, जैसे कोई बच्चा कोई रात छुपाकर बहुत मजे ले रहा हो। फिर बोला, माँ ने कहा था रश्मि को देना, जब तुम्हें यकीन हो जाए कि वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। मैं तब से संभाल कर रखे था। फिर खुद ही एक दिन खरीदारी करने गए और सुनार से कुछ और जेवर बनवाए। डॉलर माँ के जमा किए हुए थे। सब तुम्हारे हैं रश्मि। मैंने जेवर और नोट वापस पर्स में रख दिए और कहा, पहले दवा लो, फिर बाहर चलेंगे। वो हंसने लगा। दवा खाई और फिर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। उस दिन पहली बार हम दोनों बाजार साथ गए। मैंने चूड़ियां पहनी थी, रंगीन वाला दुपट्टा पहना था। हाथों में मेरे काफी रंग बिरंगी चूड़ियां थीं और वो मेरे साथ बच्चों की तरह चल रहा था। कभी आगे कभी पीछे, कभी मेरा हाथ पकड़ता, कभी दुकानों की तरफ इशारा करके कहता, यहाँ से तुम्हारे लिए कुछ ले लूं। हमने बाजार से थोड़े कपड़े लिए, कुछ खाने की चीजें खरीदी और वापसी पर उसने अचानक कहा, सुनार के पास चलें, जेवर दिखाना है, पता तो चले कि ये कितने का होगा। मैंने हामी भर ली। सुनार की दुकान पर पहुंचे। जब उसने जेवर का अंदाजा लगाया तो मेरे होश उड़ गए। वो बार बार कह रहा था, बहन जी, ये सब सोना काफी पुराना है, कारीगरी भी पुरानी है, मार्केट में ऐसे जेवर की बहुत डिमांड है। अगर सिर्फ ये हार ही बेच दिया ना तो कई लाख मिल जाएंगे, और अगर सब कुछ बेचा तो फिर करोड़ से कम नहीं होगा। मैं सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। वो जेवर जो पुराना पर्स में पड़ा रहा, जिसे मैं न जाने कब से छूकर भी नहीं देखा था, आज मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सामान बन चुका था। सुनार के कहने पर हमने एक बहुत बड़े ज्वेलरी डीलर से बात की। फिर जेवर एक एक करके जांचे गए, कीमत तय की गई। पेमेंट कानूनी तरीके से बैंक के जरिए हुआ। जब हाथ में पैसे आए तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव इतनी खामोशी से आ सकता है। मैंने वो पैसे संभाले और फिर तुरंत शहर के सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट ली, ताकि मैं अपने पति का इलाज करा सकूं। उसका अच्छे से स्कैन हुआ, टेस्ट हुए, फिर रिपोर्ट देखी गई और तय हुआ कि किस तरह से इलाज किया जाए। डॉक्टर ने बताया कि संदीप के दिमाग में जो दिक्कत है उसे दवाओं और थेरेपी के जरिए बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सही समय पर दवा, अच्छा माहौल और पूरी तरह से परहेज किया जाए तो वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। मैंने तुरंत इलाज शुरू करवाया। दवा महंगी थी,
लेकिन अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। हफ्ते में 2 बार सेशन होता था। डॉक्टर ने सोने, जागने, खाने पीने सबका एक नियत समय बताया और मुझे हिदायतें दी। मैंने घर का माहौल भी काफी अच्छा बनाना शुरू किया। नए फर्नीचर का इंतजाम किया। संदीप का कमरा अलग और आरामदेह बनाया। खिड़कियां, पर्दे, बिस्तर सब कुछ नया ले आई। पुरानी चीजें निकालकर घर को साफ सुथरा किया। संदीप को जब इन सब चीजों का एहसास हुआ, वो बहुत खुश होने लगा। एक दिन बोला, रश्मि, अब ये घर मेरे जैसा नहीं लगता, ये तुम जैसा लगता है, साफ, खूबसूरत और सुकून वाला। मैं धीरे से मुस्कुरा दी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अब संदीप दिन ब दिन काफी बेहतर होता जा रहा था। अब तो वो अपना ख्याल खुद रखने लगा था। एक दिन कहने लगा, अब मैं अपने आप से बातें नहीं करता, अब तुम्हें तुमसे बातें करता हूँ। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम हो ना। उसमें आया ये बदलाव मेरी जिंदगी की शुरुआत का एक आगाज था। हम दोनों ने मिलकर पुरानी यादें एक तरफ रखी और नया रूटीन बनाया। मैं सुबह नाश्ता तैयार करती, वो अखबार पढ़ता, फिर दबा लेता और बाहर वॉक पर जाता। वापस आकर साथ बैठकर हम चाय पीते। थोड़ी देर वो किताब पढ़ता, कुछ लिखने लगता। एक दिन बोला, रश्मि, मैं अपनी जिंदगी पर एक डायरी लिख रहा हूँ, ताकि मुझे कभी भूला न जाए कि मैं कहाँ था और तुमने मुझे कहाँ लाकर खड़ा किया। मैंने कहा, बिल्कुल, अब तुम इसे पूरी सच्चाई के साथ लिखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। कुछ दिनों बाद हमने मोहल्ले के छोटे स्कूल में जाकर पूछा कि क्या वहां पर कोई नौकरी है। प्रिंसिपल ने संदीप से बात की और उसके व्यवहार से निश्चिंत होकर कहा कि हमें बच्चों की लाइब्रेरी को संभालने वाले की जरूरत है। वो जिम्मेदारी हम उन्हें दे सकते हैं, बस वक्त पर आना होगा। वो तैयार हो गया। अब रोज सुबह वो तैयार होकर संदीप स्कूल जाता, बच्चों के साथ किताबें संभालता, उनके सवालों के जवाब देता। दोपहर को वापस आकर सारा हाल मुझे बताता। उसके चेहरे पर वो चमक वापस आ चुकी थी जो शायद बरसों पहले छिन गई थी। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में प्यार का इजहार शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखने लगा था। वो चुपचाप मेरे लिए फूल ले आता, खाने के मेज पर सजा देता। जब मैं थक जाती तो मेरा पांव दबा देता। इस बदलाव को देखकर मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया, रश्मि के नसीब में ने तो रंग ही दिखा दिया। वो जिसे सब पागल कहते थे अब सबसे समझदार नजर आता है। मैं ये सुनकर कुछ नहीं कहती, बस दिल ही दिल में सोचती, अगर सास की प्रार्थनाएं और दुआएं ना होती, अगर भगवान का आशीर्वाद ना होता, अगर वो पुराना पर्स ना होता, तो शायद ये सब मुमकिन ना होता। माँ जी की वजह से ही सब कुछ बदल गया था। ये वही घर था, वही कमरा था, लेकिन अब यहाँ पहले जैसा शोर नहीं बल्कि सुकून था। मेरे साथ एक भरपूर पति था। एक दिन संदीप स्कूल गया था और मैं मोहल्ले के पास के बाजार गई थी। मुझे एक नई साड़ी लेनी थी और कुछ रोजमर्रा का सामान भी। बाजार में भीड़ उस दिन कुछ ज्यादा ही थी। मैं कपड़ों की दुकान के बाहर खड़ी थी जब मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी लोगों से प्रार्थना कर रही थी। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे, हाथ में खाली टोकरी थी। जब मैंने चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो मामी की बड़ी बेटी थी जो पहले हर वक्त शीशे के सामने खड़ी रहती, लंदन से आए कबीर के सामने चमकती रहती थी। वो सड़क पर भीख मांग रही थी, उसके हाथ में झोली थी और वो हर गुजरने वाले को रोक कर कहती, कुछ दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं आगे बढ़ी, उसके पास गई। उसने मुझे पहचानने में कुछ पल लिए, फिर सिर झुका लिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो रो पड़ी, बस इतना बोली, रश्मि, हम लोग बर्बाद हो गए। मैंने उसे एक तरफ बिठाया, पानी पिलाया, पूछा ये सब कैसे हुआ। वो हिचकियां लेते हुए बोली, पापा को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल ले गए लेकिन वो ठीक नहीं हुए, फिर उनका देहांत हो गया, जिससे माँ पूरी तरह से टूट कर बिखर गई। दुकान बंद हो गई, किराया देना भी बंद हो गया, घर का सामान बेचना पड़ा। हमारे किसी भी रिश्तेदार ने हमारा साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि कबीर के घर वालों ने भी नहीं। कोई मदद नहीं की। मैंने उसे तसल्ली दी और पूछा, मामी कहाँ हैं? उसने बताया कि वो पुराने मोहल्ले के कच्चे मकान में रहती हैं, जहाँ कभी बिजली होती है, कभी नहीं। घर में 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। बाकी की बहनें बीमार रहती हैं, पर काम ढूंढने पर कोई काम पर रखता ही नहीं। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, घर जाओ, मैं आती हूँ। उसने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मैंने देखा उसकी आंखों में पछतावा था, भूख भी और गुरूर भी। जो कभी उसके चेहरे पर रहता था वो पूरी तरह से दफन हो चुका था।
शाम को मैं संदीप के साथ मामी के घर पहुंची, जो तंग गलियों, बदबूदार नालियों के बीच में एक छोटा सा मकान था, जिसका दरवाजा टूटा था और अंदर का आंगन कचरे से भरा था। दरवाजा खटखटाया तो मामी की कमजोर आवाज आई, कौन है? मैंने दरवाजा खोला। मुझे देखा तो मामी ने सिर झुका लिया। कुछ कहने लगी लेकिन शब्द नहीं निकले। मैं उनके पास गई और खामोशी से बैठ गई। कुछ पल बाद वो बोली, रश्मि, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें बद्दुआएं दी, ताने दिए, तुम्हें मनहूस कहा, और तुम आज हमें देखने आई हो। तुम जीत गई और हम हार गए। मैंने कहा, मामी, वक्त का फैसला इंसान का फैसला नहीं होता। मामा मेरे लिए हमेशा नरम दिल थे। अगर वो न होते तो मैं बचपन में ही मर जाती। आप जो भी थीं, मेरी परवरिश आपके हाथों में हुई, यही काफी है। उन्होंने मेरी बात सुनकर रोना शुरू कर दिया। बोली, रश्मि, हमारे पास तो दो वक्त की रोटी भी नहीं। मेरी बेटियां बीमार हैं, दवा के पैसे भी नहीं, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं। तुम अगर कुछ कर सको तो बस राशन भेज दिया करो। मैंने उनसे वादा किया कि हर महीने राशन आएगा, दवा भी आएगी और बेटियों का इलाज भी मैं करवाऊंगी। लेकिन मुझे ये सब एहसान नहीं लगता, बस एक कर्ज समझो जो वक्त ने मुझ पर छोड़ा था। मैं लौट रही थी। मैंने संदीप को देखा, वो खामोश खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और सिर हिला दिया। हम दोनों चुपचाप वहां से निकल आए। अगले दिन से मैंने राशन का बंदोबस्त शुरू किया। हर महीने 2 हफ्तों का राशन बनवाया और एक अच्छे डॉक्टर को उनकी बेटियों के इलाज के लिए अलग से रखा, जो हर महीने जाता था। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर बेटियां उनकी काम करना चाहें तो मेरे घर में सिलाई का काम कर सकती हैं, उन्हें अलग से पैसे भी दिए जाएंगे। शुरू में मामी की बेटियां शर्मिंदा थीं, लेकिन कुछ दिन के बाद वे काम पर आईं। सिलाई का काम एक हुनर का काम होता था। मैंने उन्हें कपड़े दिए, वे वक्त पर काम पर आती और चुपचाप पैसे ले जाती। एक दिन मामी का फोन आया। रोते हुए बोली, रश्मि, तुम फरिश्ता हो। जिसे हमने ठोकर मारी थी वही आज हमारा सहारा बनी है। भगवान तुम्हें सब कुछ देगा। मैंने फोन बंद करके एक पुरानी तस्वीर निकाली जो मेरी सास ने ली थी। उसमें संदीप और मैं साथ थे। तस्वीर के पीछे सास ने लिखा था, रश्मि, तुम सबकी मसीहा बन जाओगी, बस सब्र ना छोड़ना। मुझे समझ आ चुका था कि ये सब उनकी दुआओं का असर था। वो औरत जो कभी मुझे मनूस कहती थी, आज मेरी ही रहमो करम की मोहताज थी। लेकिन मैंने बदला नहीं लिया, सिर्फ वही किया जो इंसानियत ने मुझे सिखाया था, खामोशी से, बिना किसी ताने के, बिना कोई हिसाब मांगे। अब जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे वो रश्मि नजर आती है जो ना मनूस थी, न कमजोर थी, न खामोश। ये वो रश्मि थी जो अपने इरादों में पक्की हो चुकी थी और हर मुश्किल का डटकर सामना करती थी, जो अब दूसरों का साया बनने के काबिल थी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के कुछ लोगों ने आकर बताया कि मामी की हालत अब ठीक हो रही है। घर में रोज चूल्हा जलने लगा है। बेटियां सिलाई करके इज्जत से कमाई करने लगी हैं। किसी ने कहा, रश्मि, तुमने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं करता। मैंने बस सर झुका लिया। मैं किसी से कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मैंने सिर्फ अपनी माँ जी की दुआओं का कर्ज उतारा था, जो हर वक्त कहती थी, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, सब्र से दिया जाता है। सब्र का मतलब सुकून है। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं वहां गई तो वो बिस्तर पर लेटी थी। उनकी तबीयत बहुत कमजोर लग रही थी, चेहरा सफेद पड़ गया था। उन्होंने कहा, रश्मि, अगर मैं मर गई तो मेरी अंतिम यात्रा में जरूर आना, मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ। मैंने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, मामी, आप फिक्र मत करिए, आराम करें और दवा समय पर ले लीजिए, मैं हूं ना। संदीप को ये सब पता था और वो मेरी हिम्मत की हर बार तारीफ करते हुए मुझे दाद देता था। कहता, रश्मि, तुमने मुझे इंसान बनाया, अब दूसरों के लिए भी तुम सहारा बन रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वक्त खुद को इतना बदल देगा। जो औरत कभी मेरे लिए सिर्फ जुल्म का चेहरा थी, आज वो खुद बेबस खड़ी थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए नफरत नहीं थी। मैं जान चुकी थी कि जब भगवान इज्जत देना चाहे तो किसी दुश्मन की नफरत भी उसे रोक नहीं सकती। एक दिन मोहल्ले में किसी ने तंजिया अंदाज में कहा, वाह रश्मि, तुम तो उनके लिए फरिश्ता बन गई हो जिन्होंने तुम्हें कभी इंसान भी नहीं समझा। मैं मुस्कुराकर बोली, फरिश्ता नहीं बनी, इंसान बनी हूँ, जो दर्द को समझती है। वो दर्द में किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती। अब मैं मामी का ख्याल रखती थी। हर हफ्ते उनके लिए कुछ न कुछ भेजती, कभी गर्म कपड़े, कभी दूध, कभी दवाइयाँ। उनकी बेटियां अब शर्मिंदगी की नजरों से नहीं बल्कि इज्जत से मेरे सामने आती थीं। मैंने उनके घर की मरम्मत के लिए भी चुपचाप पैसे भिजवा दिए। मोहल्ले के कारीगरों से कहा कि किसी का नाम न लेना, बस पूरी तरह से उनका घर ठीक कर देना। छत ठीक हो जाए, दीवारों में पलस्तर हो जाए, इतना ही काफी है।
हफ्ते भर बाद जब मामी का घर साफ सुथरा और सुरक्षित हो गया तो उन्होंने फोन पर सिर्फ इतना कहा, रश्मि तुम्हारे लिए तो दिल से बद्दुआ भी नहीं निकल सकती, सिवाय दुआओं के अब कुछ बचा ही नहीं है मेरी जिंदगी में। जो दुख मिला था वो अपनी जगह था, लेकिन अब जो सुकून मिला था वो उस दुख का सच्चा जवाब था। जो बुराई मुझे सहनी पड़ी मैंने उसका जवाब बुराई से नहीं बल्कि रहम से दिया। यही सच्चा सबक था। अब मैं रोज सुबह जब नाश्ता तैयार करती, संदीप सामने बैठा चाय पीते हुए कहता, रश्मि तुमने जो सीखा है वो शायद किताबों में नहीं जिंदगी ने सिखाया है। मैं सिर्फ एक बात सोचती थी, अगर मैं भी अतीत की नफरत को सीने से लगाकर जीती रहती तो शायद आज न सुकून होता, न खुशी, न दुआएं मिलती। मैंने सीख लिया था, बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि खामोशी, सब्र और माफी से लिया जाता है, और जो ऐसा कर सके वही असली इंसान होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।